साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो जीएस दृष्टि 2023 नाम से चित्रात्मक पुस्तक जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की प्रकाशित की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। तो इसी में से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिकों को हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है वो जैविक अन्योन क्रिया बायोटिक इंटरेक्शन को समझेंगे और उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जैविक अन्योन क्रिया के बारे में। तो देखिए, जो ये जैविक अन्योन क्रिया बायोटिक इंटरेक्शन है, ये मुख्यतः आपके तीन प्रकार की इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक सकारात्मक अन्योन क्रिया, दूसरा नकारात्मक और तीसरा है आपका उदासीन अन्योन क्रिया। पहले चलते हैं सकारात्मक अन्योन क्रिया के बारे में। दो जातियों के बीच में होगा। इसका जो पहला उदाहरण है या प्रकार है वो है सहोपकारिता, म्यूटुअलिज्म। इससे आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये जो जैविक अन्योन क्रिया वाला टॉपिक है। सहोपकारिता, म्यूटुअलिज्म, इसमें क्या होता है, ये दो जातियां हैं, ए और बी दो जातियां हैं। तो इसमें एक जाति को लाभ होगा और दूसरे को भी लाभ होगा, मतलब दोनों जातियों को लाभ होगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है दोनों प्रजातियों के लिए अन्योन क्रिया जो होती है वो लाभकारी होती है। दूसरा है आपका जो इसका टाइप है वो है सहभोजिता, कम्युनिस्टलिज्म। इसमें क्या होता है, दो जातियों में एक जाति को तो लाभ होता है परंतु दूसरी जाति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना उसे लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो यहाँ बताया गया है एक प्रजाति जो सहभोजी होता है उसको लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को पहली से ना तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। वहीं तीसरा है आदि सहयोगिता, प्रोटो कॉपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही प्रजातियों को क्या होता है, दोनों प्रजातियों के लिए अन्योन्य क्रिया जो होती है वो लाभकारी होती है। वहीं नकारात्मक अन्योन्य क्रिया में क्या होता है, इसके प्रकारों में आपका पहला आता है परभक्षण, प्रीडेशन। इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति को लाभ होगा परंतु दूसरे को नुकसान होगा। ये शिकारी शिकार संबंध होता है। एक प्रजाति शिकारी होगी, जो शिकारी होगी उसको लाभ होगा, जबकि दूसरी प्रजाति शिकार होगी उसको हानि होगी और वह संदमित होती है। दूसरा इसका टाइप है परजीविता, पैरासिटिज्म। इसमें भी क्या होता है, एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी। एक प्रजाति या परजीवी को लाभ होगा, दूसरी प्रजाति जो पोषक होगी उसको हानि होगी। तीसरा असहभोजिता, एमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक को नुकसान होता है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक को तो नुकसान होता है दूसरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है या उसे हानि पहुंचाती है परंतु स्वयं जो है वो अप्रभावी रहती है। इसका जो चौथा टाइप है वो है स्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों पक्षों को, दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है, दोनों जातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं कंपटीशन में। वहीं उदासीन अन्योन्य क्रिया, उदासीन न्यूट्रलिज्म। इसमें क्या होता है, दोनों पर अलग अलग कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रजातियां कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो देखिए ये संभव नहीं होता, यदि ये एक साथ रह रहे हैं तो ऐसा संभव ही नहीं होता है कि वो एक दूसरे को प्रभावित ना करें। तो ये एक तरीके से एक्सट्रीम में आइडियल कंडीशन होती है उदासीन अन्योन्य क्रिया। अब चलते हैं सहोपकारिता या सहजीवता, म्यूटुअलिज्म के उदाहरणों को देख लेते हैं, जो सकारात्मक अन्योन्य क्रिया का एक प्रकार है। इसके जो उदाहरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला है दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु। दूसरा समुद्री एनीमोन, जो एक निडेरियन प्राणी होता है, ये हर्मिट क्रैब के कवच से संलग्न होकर परिवहन एवं भोजन प्राप्त करता है। समुद्र में एक जगह दूसरी जगह जाता रहता है और भोजन प्राप्त करता है, और बदले में ये क्या देता है, एनीमोन जो है सुरक्षा एवं छद्मावरण प्रदान करता है। चूंकि सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, दोनों प्रजातियों के लिए अन्योन्य क्रिया लाभकारी होती है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं या जरूरतों की पूर्ति करते हैं। तो एनीमोन वही है कि सुरक्षा एवं छद्मावरण प्रदान करता है। वहीं तीसरा एग्जाम्पल है लाइकेन। तो लाइकेन पे प्रश्न कई बार पूछा गया। तो लाइकेन क्या है, तो लाइकेन जो है शैवाल एवं कवक के बीच सहोपकारिता या सहजीविता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसमें शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक जो है वो उस भोजन बनाने के लिए जल प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त चौथा है परागण की क्रिया, भी आपकी सहोपकारिता होती है, सहजीविता है, अंजीर के पेड़ एवं बर्रे के बीच में। अगला है आर्किड पुष्प तथा भ्रमरों के बीच में, दीमक एवं इनकी आंत में पाई जाने वाली क्लेजेलेट प्राणियों के बीच में, कुछ जीवाणुओं का जंतुओं के आंत में पाया जाना, ये भी आपके सहोपकारिता या सहजीविता है। अब आगे चलते हैं, आगे सहभोजिता की बात कर लेते हैं। सहभोजिता में क्या होता है, इसमें
कमर्शलिज्म में क्या होता है कि एक प्रजाति को लाभ होता है परंतु दूसरे पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। एक को लाभ होता है, दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाभ हानि उससे कुछ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आम के पेड़ पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड, दूसरा समुद्री एनीमोन के छाते के बीच रहने वाली मछलियाँ। तो इसमें मछलियों को फायदा होता है परंतु एनीमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आम के पेड़ पर जो आर्किड के पेड़ उगाते हैं तो उससे आम को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आर्किड को क्या होता है, लाभ मिलता है, उसको आधार मिल जाता है। इसी प्रकार से बगुला तथा चरने वाले पशुओं के बीच में जब घास जहाँ होती है वहाँ पे जब गाय या भैंस चरती हैं तो उनके चरने से क्या होता है, उनके चलने से तो जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं, घास फूस में जो नीचे होते हैं, और जो बगुले होते हैं वो उन्हें तुरंत खा लेते हैं। तो इससे चरने वाले पशु को तो कोई लाभ या नुकसान नहीं है, परंतु बगुलों को क्या है, फायदा है। इसी प्रकार से ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया का मनुष्य के आंत में पाया जाना यह सहभोजिता का उदाहरण है। वहीं एक टॉपिक पूछा जाता है माइकोराइजा के बारे में कि माइकोराइजा ये क्या है। तो ये आपका एक प्रकार का सहजीविता का ही एक उदाहरण है। ठीक है, सहजीविता का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो माइकोराइजा है क्या, ये समझ लीजिए। ये कवक का जो कवक होता है, कवक अर्थात फंगी का किसी पौधे की जड़ के साथ जो सहजीवन होता है वही माइकोराइजा कहलाता है। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा इसको। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्टोट्रॉपिक जिसमें कवक जाल जड़ों के धरातल पर मिलता है, और दूसरा होता है एंडोट्रॉपिक जिसमें कवक जड़ों की वलकुट कोशिकाओं में फैला रहता है। उदाहरण के तौर पर माइकोराइजा के जो उदाहरण है इसमें चीड़, आर्किड, लीची, रेफलेशिया इत्यादि की जड़ों में इनका पाया जाना। अब थोड़ा सा परजीविता पे चलते हैं। परजीविता पैरासिटिज्म के उदाहरण, इसमें क्या होता है, परजीविता में आपका क्या होता है, इसमें एक को तो लाभ होता है, एक को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है। इसके उदाहरणों में आपका अमरबेल, मिसप्लेटा जिसे लोरंथस कहते हैं, और अमरबेल को कशक्यूटा कहते हैं, रेफ्लेशिया, फीता कृमि, गोल कृमि और मलेरिया परजीवी, मानव में जो जूं होते हैं, कुत्तों में पिशू पाए जाते हैं, एस्केरिश एक आंतरिक परजीवी जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये सभी परजीविता के उदाहरण हैं। अब थोड़ा सा हम लोग की स्टोन के बारे में समझ लेते हैं कि की स्टोन क्या होता है। कई बार पूछा गया है कि की स्टोन प्रजातियां होती क्या हैं। तो वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह जो परितंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी भूमिका एवं कार्यों के कारण प्रभाव डालती है उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। तो जैसे बड़े परभक्षी जैसे शेर, चीता, भेड़िया, तो इनकी संख्या बहुत नहीं होती है, परंतु इनके न होने से जो इकोसिस्टम है जंगल का वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर इत्यादि, मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु, अंजीर के पेड़, डंग बिटल्स, ये सभी के सभी कीस्टोन प्रजाति के उदाहरण हैं। यहाँ एक फैक्ट और आप ये रखिएगा कि यद्यपि अनुक्रम का है तो अनुक्रम छोड़ दीजिए क्योंकि अनुक्रम के बारे में अभी हम लोग बात नहीं किए हैं, पर यदि आप अनुक्रम के बारे में जानते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को कि यद्यपि अनुक्रम का अंत जो होता है वो चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि चरम समुदाय स्थैतिक होता है। मतलब कि वो ऐसा नहीं कि उसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें भी परिवर्तन होता है लेकिन धीमी गति से होता है, भले ही जलवायु स्थिर हो। कुछ अन्य फैक्टरों को भी थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा कि एक परितंत्र में प्रजातियां रह सकती हैं एक से अधिक, और कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद उनका अनुपातिक महत्व जो होता है वो अधिक होता है। चरम सामाजिक संगठन पाया जाता है, चरम सामाजिक संगठन वो दीमकों, चींटियों तथा मधुमक्खियों आदि की कॉलोनियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।